वेलकम बैक टू शत्रुबोध एपिसोड 43। आज बात करेंगे नक्सल आंदोलन के बारे में। अब नक्सल आंदोलन कब शुरू हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस गवर्नमेंट ने शुरू किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर शुरू हुआ एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नक्सलबाड़ी एरिया में। अब ज्यादातर लोग ये बात को रियलाइज नहीं करते कि नक्सलबाड़ी है कहाँ पे। नक्सलबाड़ी असल में चिकन नेक पे है, जो पतला सा रास्ता है 50 से 100 किलोमीटर का, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। नहीं तो वो अगर चला गया तो हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट जाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ का कोई सीधा रास्ता नहीं है। एक कलादान प्रोजेक्ट करके भारत शुरू कर रहा था, उसको भी इन लोगों ने लकड़ी लगा के रोक दिया। इन लोगों का मतलब भारत के दुश्मनों ने। ठीक है, अब नक्सलबाड़ी शुरू होता है आंदोलन 1967 में। ठीक, पश्चिम बंगाल में शुरू होता है। और उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार कम्युनिस्टों की थी। नक्सलबाड़ी आंदोलन किस विचारधारा में बिलीव करता है? वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा में बिलीव करता है। कम्युनिस्ट सरकार पश्चिम बंगाल में और आंदोलनकारी भी कम्युनिस्ट। ठीक, और ये 67 में तब हुआ जब 65 की जंग जो है वो पाकिस्तान भारत से हार चुका था। 67, 65, 63 में चाइना से वॉर हुई थी, 62 में लगभग, 65 में पाकिस्तान से हुई थी, पाकिस्तान हार गया था। तब सोचा नया फ्रंट खोला जाए। तो क्या फ्रंट खोला? नक्सलबाड़ी, नक्सलिज्म। फिर ये लोग एक बात बहुत बार बार कहते हैं कि पशुपति से तिरुपति, यानी कि पशुपति से तिरुपति तक ये लोग टारगेट करेंगे। किसको? इंडिया को। और किसको टारगेट करेंगे? इंडिया को, है ना। अब देखिए, पशुपति से तिरुपति बोलने का क्या मतलब? कि हम जो है वो हिंदू धर्म में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर से लेके भगवान तिरुपतिनाथ के मंदिर तक हम लोगों को जगाएंगे, आंदोलित करेंगे और भारत से बदला लेंगे, क्योंकि भारत की सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं कि हिडमा आया, हिडमा नहीं आया, बसवराजू आया कि नहीं आया, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग फुट सोल्जर्स हैं। हो सकता है इनको फायदा हुआ, हो सकता है ये चूतिया ही है कि इन लोग को जो है माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मजेदार इसमें ये है कि बहुत दिनों से ये आंदोलन जो है वो चलता आ रहा है। चलिए, अच्छा, दूसरी बात करते हैं। ये लोग किसका किसका विरोध करते हैं? ये लोग स्कूल का विरोध करते हैं, ये लोग अस्पताल का विरोध करते हैं, ये लोग पुलिस स्टेशन का विरोध करते हैं, ये लोग रोड का विरोध करते हैं, ये लोग ट्रेन की लाइन का विरोध करते हैं। और इनको जो है विकास चाहिए। देखिए, मजा आई ना। फिर से बताते हैं। ये लोग स्कूल का विरोध करते हैं, ये लोग अस्पताल का विरोध करते हैं, ये लोग ट्रेन का विरोध करते हैं, ये लोग रोड का विरोध करते हैं, ये लोग पुलिस स्टेशन का विरोध करते हैं। और इनको विकास चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि किसको अनाज देना है, किसको अनाज नहीं देना है, तो जो सरकार फ्री राशन दे रही है वो किसको देगी? फिर विकास नहीं हो रहा है। अगर किसी सरकार किसी बड़ी माइनिंग कंपनी को वहां पे पट्टा देती है कि वहां से तुम माइन निकालो, तो जिन लोगों की जमीन ली जाती है उनको कभी नौकरी, कभी पैसा, कभी कुछ ना कुछ दे के वो किया जाता है। बट क्योंकि आपके यहाँ किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ है इस पूरी जमीन पे, है ना, तो उसके हजारों दावेदार आ जाते हैं। इसीलिए किसी को भी जो है मुआवजा नहीं मिल पाता है। अभी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी सी जमीन किसी सरकार को ले चाहिए होगी, तो भाई उसके लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कि बाप के पास थी, बाप के बाद बेटे के पास आई, बेटे ने अपने बेटे को दी, तो भाई उसको मुआवजा मिलेगा। लेकिन जहाँ पे कोई लैंड रिकॉर्ड ही नहीं अवेलेबल है, क्योंकि आपने जो है डीएम को गोली मार दी थी, क्योंकि आपने जो है वो पुलिस थानों में आग लगा दी है, मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ पे है नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे किसको क्या देना है? यही मजा आती है नक्सलियों को।
और ये भी माओवादी हैं, इनको नक्सली कहना बेवकूफ़ी है। ये नक्सलवाड़ी आंदोलन वो जगह से नहीं निकला है, वो माओवाद की देन है। और इसका नाम मुझे लगता है अमेरिका ने माओवाद दिया है, क्योंकि ये सब लोग जो हैं वो चाल अमेरिका के उस पे चलते हैं। आप देखिए मणिपुर जो वो हो रहा है बवाल में, उसमें जो है वो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा था कि हम आपकी बात करवा सकते हैं मणिपुर वालों से। भारत सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और कौन बात करवा सकता है जिसके दोस्त हो वहां पे। म्यांमार में जो बवाल चल रहा है, लोग कहते हैं उसमें चाइना इन्वॉल्व है, बस उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका को मजा आ रही है वहां पे बवाल करने में, क्योंकि उससे चाइना को दिक्कत हो रही है। अगर चाइना वहां जाता तो वहां पे सबसे पहले बनाता पोर्ट। अगर वहां पे चाइना का कोई कंट्रोल होता तो सबसे पहले चाइना वहां पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सबसे पहले वहां पे क्या बनाता? पोर्ट। पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को, ठीक। फिर उससे एक जो है वो ट्रेन बनाता जो और अंदर जाती म्यांमार में। आज 2-3 साल हो गया म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद, वहां तो कोई पोर्ट नहीं बनाया चाइना ने। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहां पे चाइना का होल्ड नहीं है, वहां पे अमेरिका का होल्ड है। और अमेरिका सिर्फ देशों को बर्बाद करने की लड़ाई लड़ता है। उसके लिए कोई भी देश जो है अगर वो तरक्की करेगा तो वो उसके लिए जो है कॉल सेंटर की नौकरियां जो है और बाहर जाएंगी, छोटे छोटे वो बनाने की फैक्ट्रियां और बाहर जाएंगी। अभी मैं एक एपिसोड देख रहा था, फ्रॉम बेलगावी टू बोइंग लिखा हुआ था। तो बेलगावी में छोटी सी जगह में बोइंग के जो है कंपोनेंट्स बना रहे हैं भारत के लोग। और उसका जो इनॉग्रेशन किया था वो मनोहर पारिकर ने किया था। मतलब बहुत दिन से रहा है, उसका प्रचार अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप देखे रहिए कि दूसरे देशों का क्या इसमें इंटरेस्ट है, अगर माओवादी जो है वो जीतते हैं या हारते हैं। कैसे बीबीसी इनको जो है आंदोलनकारी बता रहा है, जैसे अल जजीरा इनको जो है वो धरती का पुत्र बता रहा है। कैसे DW न्यूज को मजा आ रही है कि भारत जो है वो माओवाद से जो है ग्रसित है और यहाँ पे कितनी गरीबी है। ये न्यूज एजेंसियां भी भारत की उसी तरह से दुश्मन है जैसे इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत की दुश्मन है। जैसे अब टर्की भारत से नफरत करता है, तो उसका न्यूज चैनल TRT भी भारत से नफरत करता है। उसके लिए कश्मीर के लोग जो हैं वो आंदोलनकारी हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं। मणिपुर में आग लगती है तो TRT न्यूज को मजा आती है, मणिपुर में आग लगती है तो अल जजीरा को मजा आती है। अल जजीरा कतर देश का सरकारी न्यूज चैनल है। कितना बड़ा है कतर? इतना बड़ा है कतर। कतर को इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि वो भारत को चुनौती दे? आप समझिए, मतलब धरती पे 4 ही 5 देश हैं जो एक दूसरे को ललकार सकते हैं। चाइना, रसिया, अमेरिका, भारत। अब वो दिन लद गए कि जो है वो लंदन भारत को ललकारेगा या फिर फ्रांस भारत को ललकारेगा। आप मिलिट्री कंपैरिजन में देखिए, किसी भी देश का मिलिट्री कंपैरिजन निकाल लीजिए और उसमें देखिए आप, क्या ये लोग भारत को ललकार सकते हैं? नहीं। तो फिर कतर जैसा देश जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतना छोटा इतना अदना सा देश, वो भारत को कैसे ललकार रहा है? अमेरिका की वजह से ललकार। जर्मनी भारत से दोस्ती करना चाहता है, जर्मनी रसिया से तेल खरीदना चाहता है, पर वो क्यों नहीं खरीद पा रहा है? क्योंकि अमेरिका उसके खिलाफ है। तो ये माओवाद जो हिडिम्बा और जो बसव राजू हैं, ये सब हैं, इनके तार जो हैं वो कौन से NGO से जुड़े हुए हैं, वो NGO किस देश से पैसा लेते हैं, इस पे रिसर्च करिए। इसका गूगल प्रॉम्प्ट डालिए, इसके वीडियोस देखिए आप यूट्यूब पे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारा जो जंगल का खेल चल रहा है, जो अडानी से ही लोग नफरत करते हैं, पूरा नैरेटिव वॉर चल रहा है। क्यों? क्या अडानी वहां जाएगा तो किसी को नौकरी नहीं देगा? एक गार्ड को नौकरी देगा, एक झाड़ू लगाने वाले को नौकरी देगा, मजदूर को नौकरी देगा कि वहां से मिट्टी हटाओ, ट्रैक्टर वाले को नौकरी देगा, ट्रक के ड्राइवर को नौकरी देगा, फिर स्वीपर को नौकरी देगा जो वहां पे भाई गंदगी साफ करेंगे,
पेड़ काटने वाले को नौकरी देगा, जमीन समतल करने वाले को नौकरी देगा, मिस्त्री को नौकरी देगा, मजदूर को नौकरी देगा, फिर टाइल लगाने वाले को नौकरी देगा, फिर एल्युमिनियम लगाने वाले को नौकरी देगा। मतलब मिनिमम 1 लाख से 2 लाख नौकरियां वो पहले साल में तो ज्यादा देगा, उसके बाद भाई नौकरियां मतलब वो जो जब बन जाएगा तो उसके बाद नौकरियां कम हो जाती हैं। जो वहां पे काम करेगा, जो माइनिंग होगी, वो नहीं को नौकरी मिलेगी। बट 1 साल तक तो अच्छी नौकरियां सबको देगा। हो सकता है उसी में कोई अपना खुद का टेम्पो खरीद ले, कोई चाय लगा के अमीर हो जाए, कोई वहां पे खाना खिला के अमीर हो जाए। लेकिन ये लोगों का नफरत जो है वो अडानी से है। जो लड़कियां दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है कि जंगल में प्रोजेक्ट क्यों लगाए जा रहे हैं। अगर जंगल में प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो क्या वो मिनरल्स अपने आप जमीन फाड़ के जो है निकलेंगे और दिल्ली तक आ जाएंगे? हैं? जो रेयर अर्थ मेटल्स चाइना निकालता है वो खोदता नहीं है, जंगल नहीं खोदता है। कैसे निकालता है? क्या हम लोग कहीं भी अब इंडस्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे पेड़ काटना पड़ेगा? देखिए, इन लोगों को पहचानिए कि कैसे ये लोग देश के खिलाफ है। ये दिया मिर्जा जो है, या आदित्य ठाकरे के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, हम आर्य कॉलोनी नहीं बनने देंगे, आर्य में टीन शेड नहीं बनने देंगे। तो ये लोग कौन हैं? किस संस्था से इनको उसके बाद जो है वो एंडोर्समेंट मिला? किस बड़ी कंपनी ने इनको एडवर्टाइजमेंट दिया है ना? क्या उसमें से कोई ऐसा है जो मिशनरी से जुड़ा हुआ है? मिशनरी यानी कि वो कैथोलिक मिशनरी से जुड़ा हुआ है। कैथोलिक मिशनरीज ने कौन कौन से आंदोलनों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है भारत में, जो कि इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट थे? विजिंगम जो पोर्ट बन रहा था अडानी का केरला में, उसके खिलाफ भी केरला में जो कैथोलिक चर्चेस थे वो थे। जो वेदांता का कॉपर प्लांट बन रहा था, शायद तमिलनाडु में कहीं पे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसके भी खिलाफ जो है वो मिशनरी वाले, मिशनरी में जो चर्चेस थे वो लोग थे। नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं उसमें मिशनरी चर्चेस का क्या हाथ है? ये सब टूल्स हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस पे रिसर्च करिए। मैं कह रहा हूँ रिसर्च करने के लिए ताकि खुद भी समझिए मेरे कहने से क्या होता है। हो सकता है मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे ही नहीं पता है। आप खुद सर्च करिए कि क्या इन लोगों ने कभी किसी को फंड किया था, किसी का नाम आया, जो चर्च वाले ग्रुप्स हैं उन्होंने कहाँ कहाँ कब कब जो है वो गवर्नमेंट को अपोज किया है किसी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। इन चर्चेस को किन देशों से पैसा आता है? पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे को फॉलो करिए। जब आप पैसे को फॉलो करोगे तो आप खुद ही जान जाओगे कि कौन किसको क्या करने के लिए पैसा दे रहा है।